हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा 8th वीडियो है। कौन सा वीडियो है? 8th। किसका 8th वीडियो है? एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि जो भी बहुविकल्पी प्रश्न है उनको डिस्कस कर रहे हैं। कौन से बहुविकल्पी प्रश्न? जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, कक्षा 12 में किस बोर्ड के लिए? तो सारे ही बोर्ड्स जहाँ पर आपकी एनसीईआरटी बुक चलती है और बाकी सारी जगह पर भी ये टॉपिक्स कॉमन ही हैं, है ना। सीबीएसई हुआ, यूपी बोर्ड हुआ, झारखंड हुआ, ठीक है, ये सारे बोर्ड्स हैं, एमपी है, राजस्थान है, तो इन सारे बोर्ड्स के लिए ये रेलेवेंट है। तो जिन्होंने बाकी के 7 वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं उनको प्लीज़ आकर के देखिए, और अगर अभी तक आपने अपनी क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बाकी सारे लोगों के साथ भी शेयर करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। वैसे भी इस साल बहुत डिफिकल्ट रहा है स्टूडेंट्स के लिए, तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जितनी मदद की जा सके और जितने लोगों को लाभ मिल सके उतना ही अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न आता है, निम्न में से सामूहिक मांग का प्रमुख घटक है। सामूहिक मांग को हम लोग क्या बोला करते हैं? समस्त मांग भी कहते हैं। समस्त मांग के साथ ही इसको इंग्लिश में हम लोग एग्रीगेट डिमांड भी कहते हैं। और इसी को हम लोगों ने देखा था कहाँ कहाँ से मांग आती आया करती थी? C + I + G + X - M। सी क्या है? जो भी आप समझ रहे हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था में लोगों के द्वारा किया जाने वाला जितना भी उपभोग है उसको हम लोग सी से निरूपित कर देते हैं, कंजम्पशन। तो ये क्या हो जाता है? सरकार हम नहीं काउंट करते, जब सरकार को मानना स्टार्ट करते तो सरकार के द्वारा किया जाने वाला समस्त व्यय, हालांकि उसमें सार्वजनिक उपभोग तो सम्मिलित होता ही है, साथ ही साथ सार्वजनिक निवेश भी इंक्लूडेड होता है जी में। ठीक है, तो अब सार्वजनिक निवेश यहाँ पर नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, सार्वजनिक उपभोग तो जी में आ ही गया। और आई का मतलब क्या हो जाता है? विनियोग, यानी कि इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश। तो ये तीनों ही चीजें देखिए, व्यक्तिगत उपभोग आपका सी से निरूपित हो गया, आई से विनियोग हो गया, और जी से सार्वजनिक उपभोग के साथ साथ सार्वजनिक निवेश भी होगा। उसको हमने अलग से शो नहीं किया, मतलब यहाँ पर दे नहीं रखा है। तो क्या हो जाएगा उत्तर? ये तीनों ही आते हैं, तो उपरोक्त सभी, ये आपका जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। कीन्स के अर्थव्यवस्था में, अब कीन्स ने एक सिस्टम बनाया था, उसमें न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? न्यून मांग की दशा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसी को बोलते हैं राजा बाबू क्या? डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट समझते हो? डेफिशिएंसी, ठीक है, डेफिशिएंट मतलब कमी हो जाना। ठीक है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी का मतलब क्या है? कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो न्यून मांग की दशा का क्या मतलब हुआ? जब किसी भी अर्थव्यवस्था में मांग ही कम है, मांग कम होने से क्या हो जाएगा? जो टोटल आउटपुट बनाएंगी फर्म वो भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग मांग ही नहीं कर रहे हैं। अब कम आउटपुट बनाने के लिए क्या होगा? कम संसाधनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, कम संसाधन। अब कम संसाधन में क्या क्या आ जाएंगे? जितने भी रिसोर्सेस हैं, उत्पादन के कारक हैं, उन सारे का कम यूज होगा। तो ऐसे में ही एक संसाधन, लोगों के द्वारा श्रम भी तो है, अब जो श्रम है उसकी भी कम खपत होगी, तो क्या हो जाएगा? लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? लोग हो जाएंगे बेरोजगार। पूरी कहानी समझ में आ गई? जो कनेक्शन है वो समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? ऐसे में जो संतुलन मिल रहा होगा वो क्या पूर्ण रोजगार का संतुलन होगा? बिल्कुल भी नहीं, अपूर्ण रोजगार का संतुलन होगा। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट होगा भाई यहाँ पर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डिमांड ही कम है, न्यून मांग की वजह से। अभी भारत में जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उस ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस तरह की चीजें देखने को मिल रही थी कि डिमांड ही कम है, फिर लोगों को नौकरी से निकाला जाना स्टार्ट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि लोग अब उस तरह से वाहनों की खरीद नहीं कर रहे जिस तरह का प्रेडिक्शन हुआ करता था। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आ जाता है उसमें क्या बात की जाती है? कीनेशियन या कीन्सियन, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्चुअली इंग्लिश में कीनेशियन। क्या बोलते हैं? KEYNESIAN, तो इसको बोलते हैं कीनेशियन। बचत निवेश दृष्टिकोण के अनुसार किसकी बात की जा रही है? बचत निवेश। बचत को क्या बोलते हैं हम लोग? आई। इन्वेस्टमेंट, सॉरी, बचत को बोलते हैं हम लोग सेविंग्स, और निवेश को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, आई। ठीक, अच्छा, तो इस दृष्टिकोण के अनुसार आय रोजगार संतुलन निर्धारण निम्नलिखित में से किस बिंदु पर होगा? जिन्होंने 4th चैप्टर पढ़ा हुआ है उन लोगों को समझ में आ जाएगा। हालांकि डायरेक्टली ये चीज एकदम सीधे तौर पर अपनी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन आय रोजगार के निर्धारण में हम लोगों ने क्या बात की थी? हम लोगों ने बात की थी, देखो यार क्या होता है कि इनकम आई, यानी कि आय आई किसके पास? उपभोक्ताओं के पास। सारे उपभोक्ताओं को आपने एक साथ जब मिला लिया तो क्या हुआ? उनको मिला लेने से जो भी उनकी इनकम आई उन्होंने या तो कंज्यूम किया यानी कि उपभोग किया, या फिर उन्होंने उसकी बचत कर ली। और जो भी फर्म है उन्होंने आउटपुट बनाया। क्या बनाया? आउटपुट। अब आउटपुट क्यों बनाया? क्योंकि उनका जो आउटपुट है वो तो कुछ लोग कंज्यूम करेंगे, और बाकी जो आउटपुट है वो फिर से निवेश किया जा रहा होगा। ठीक है,
तो फर्मों के दृष्टिकोण से कंजम्पशन और निवेश के लिए, यानी कि उपभोग और निवेश के लिए आउटपुट की आवश्यकता है, और जो इनकम है उपभोक्ताओं की उसका यूसेज उपभोग और बचत में हो रहा है। तो क्या हो जाता है, सी और सी आपको इक्विलिब्रियम के कंडीशन में क्या हो जाता है, इनकम इज इक्वल टू आउटपुट। तो क्या हो जाएगा आपका C प्लस एस बराबर C प्लस आई, C और C तो उड़ गया, तो यहाँ से क्या आ जाता है I इज इक्वल टू एस, यानी कि निवेश आपकी बचत के बराबर होगा। ये एक तरह की कंडीशन बन जाती है। किसकी कंडीशन है ये, संतुलन की है। और यही तो लिखा हुआ है आय रोजगार संतुलन निर्धारण में, समझ रहे हो किस बिंदु पर होगा, तो I इज इक्वल टू एस पर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है। मतलब संतुलन कब होता है, संतुलन होता है जब आपका जो एग्रीगेट डिमांड है उसको मान लीजिए हमें C प्लस आई, दो ही सेक्टर मॉडल था, और हमारा जो आउटपुट था वो Y है। तो जब आउटपुट आपकी एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाता है, यानी कि Y इक्वल टू CI, तब आपको क्या मिलेगा, संतुलन मिलेगा। अब ऐसे में बोला जा रहा है कि संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होगी, यानी कि एडी बढ़ गया। अब एडी कैसे भी बढ़ सकता है, चाहे सी बढ़ जाए, चाहे आई बढ़ जाए, चाहे दोनों बढ़ जाएं। तो जब सी प्लस आई बढ़ गया तो आपका वाई भी बढ़ जाएगा। वाई बढ़ जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, आय बढ़ जाएगी, आउटपुट बढ़ जाएगा। अब आउटपुट बढ़ने के लिए रोजगार भी बढ़ जाएगा। नहीं आई बात समझ में भाई, आउटपुट ज्यादा करोगे तो रोजगार भी तो ज्यादा लोगों को देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन करना है, उत्पादन ज्यादा करना है राजा बाबू। इसका मतलब उत्पादन, आय, रोजगार, ये तीनों ही बढ़ जाएंगे। अब इनमें ए, बी या सी मार्क के आगे तो उत्तर तो गलत हो जाएगा पूरी बात समझने के बाद। क्यों, क्योंकि डी ऑप्शन में लिखा हुआ है उपरोक्त सभी, तो यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा, डी। अच्छा अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कीन्स के विनियोग गुणक का विचार निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया या किया गया। समझ रहे हो। अब इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत अच्छे प्रश्न मैं नहीं मानता, क्योंकि किस इकोनॉमिस्ट ने किस दूसरे इकोनॉमिस्ट से प्रेरणा ली, भाई कॉन्सेप्ट क्या था वो समझो। लेकिन ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो आ जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको इंक्लूड कर लिया है। तो एक बहुत महान इकोनॉमिस्ट थे R.F. कान नाम के, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले मल्टीप्लायर का जो है एक तरह से इकोनॉमिक मल्टीप्लायर का इसकी बात करना स्टार्ट किया था। मतलब ये एक पहले लोगों में से थे जिन्होंने मल्टीप्लायर की बात की थी। मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप मेरी आमदनी 10 रुपये बढ़ा दो, क्या कर दो, मेरी आमदनी 10 रुपये बढ़ा दो, तो मैं उस आमदनी से या किसी अर्थव्यवस्था की आमदनी 10 रुपये बढ़ा दो तो उस अर्थव्यवस्था में ओवरऑल प्रोडक्शन कितना बढ़ जाएगा। यानी कि 10 रुपये जब आपने बढ़ाई तो कितना बढ़ गया, यानी कि 1 रुपये बढ़ाया होता तो कितना बढ़ता, तो वो जो कितना बढ़ता वही आपका मल्टीप्लायर हो जाता है। जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री में, ठीक है, जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है उसमें एक सेंट्रल बैंक है RBI, बाकी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, तो ये मिलकर के कैसे किसी भी पर्टिकुलर रेशियो जैसे कि CRR है, नगद कोष अनुपात है, उसमें परिवर्तन कर दें तो मनी सप्लाई कितनी बढ़ जाएगी, तो वहां पर एक मनी मल्टीप्लायर चल रहा होता है। तो ऐसे मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, कुल मिलाकर के इतना होता है कि आपने अगर किसी चीज को परिवर्तित किया, क्या किया, किसी चीज को परिवर्तित किया, घटाया, बढ़ाया, तो आपने अगर 1 इकाई बढ़ाया होता तो कितना परिवर्तन हो जाता, वो जो कितना है प्रोपोर्शनल, उस प्रोपोर्शन को एक तरह से बोल देते हैं क्या हम लोग, मल्टीप्लायर, और हिंदी में उसको बोल देते हैं गुणक। तो इसकी बात कीन्स से पहले ही करना स्टार्ट कर दिया था R.F. कान ने। अब R.F. कान कौन थे, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आपकी पढ़ती है, वहां पर एक सर्कल बनाया हुआ था 5 लोगों का, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट का, जो जिनको कीन्स बहुत महत्व दिया करते थे, उनमें से ही कान साहब एक थे। तो इन्होंने क्या किया था, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर पर काम किया हुआ था। किस पे काम किया हुआ था, एम्प्लॉयमेंट। तो इनका कुछ ऐसा कहना था कि K1 इन्होंने उसको शो किया था। K1 क्या हो जाता है आपका, ऊपर आप लिख दोगे तो जैसे कुछ भी है, एम्प्लॉयमेंट को मान लीजिए हम लोग E से निरूपित कर दें, तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है, डेल्टा TE, और यहाँ पर प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट। तो ये टोटल एम्प्लॉयमेंट, TE को आप समझ लीजिए टोटल एम्प्लॉयमेंट, कुल रोजगार, ठीक है। तो कुल रोजगार और प्राथमिक रोजगार, इसका जो अनुपात था उसको इन्होंने बोला था क्या, रोजगार गुणक। अब आपको ये सब रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्टली सिलेबस में है नहीं, मैं बता दे रहा हूँ कि कहाँ से हुआ। तो जब कीन्स ने देखा तो उन्होंने सोचा यार इस तरह का बाकी जगह पर भी तो मल्टीप्लायर काम करते होंगे, और जब उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी दी, क्या कौन सी दी, जनरल थ्योरी जब उन्होंने दी, तब उन्होंने देखा कि अच्छा आय और रोजगार के निर्धारण में उन्होंने एक तरह से इंटरेस्ट रेट को हटा करके मेनली आय जो थी, इनकम थी, उसको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मान लिया था।
किसके डिटर्मिनेशन में, कि ओवरऑल इकोनॉमी में जो भी डिटर्मिनेशन हो रहा था एम्प्लॉयमेंट का वहाँ पर, तो वहाँ पे जो विचार है वो कहाँ से आया था, वो कान के रोजगार गुणक से आया था। इतनी सी बात है, आपको ये समझ लेना है, नहीं समझा तो रट लेना है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं। अब अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए घर या गांव छोड़कर बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। कक्षा 12 के लिए लगभग 200 कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर वीडियोस और साथ ही क्विक रिवीजन वीडियोस, साथ में आपको मिलेगा चैप्टर वाइज क्लास नोट्स, सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर एवं पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। यूपीएससी परीक्षाओं, पीसीएस, पीजीटी, टीजीटी, एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के पास अर्थशास्त्र की नींव मजबूत करने का इससे बेहतर कोई अन्य विकल्प नहीं। अच्छा, अब प्रश्न आता है कीन्स के विनियोग गुणक का मूल्य। अब विनियोग गुणक मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या बोला मैंने, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इसको भी हम लोग के से निरूपित कर देते हैं। ये क्या होता है, 1/1 - MPC, यानी कि 1/1 ऋण सीमांत बचत प्रवृत्ति। अब देखो इस पर डिपेंड कर रहा है, तो 1 - MPC क्या हो जाता है, MPS भी हो जाता है। तो ये किस पर निर्भर करेगा, आय के स्तर पर। देखो इसमें आय तो कहीं आ नहीं रही है, वाई कहीं पर आ रहा है, नहीं आ रहा, वाई से हम लोग आय को निरूपित करते हैं। पूंजी की सीमांत उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी की तो बात ही नहीं है कहीं पर। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सीधे सीधे आपको दिख रहा है MPC, तो ये तो आपको सीधे सीधे दिख गया। विनियोग की मात्रा नहीं भाई, हम लोग तो मल्टीप्लायर, अरे भाई आपने 10 रुपये लगाया, मान लीजिए आपको मल्टीप्लायर 5 आया, तो 10 रुपये लगाया तो आपको 50 मिल जाएगा। 100 लगाया आपने निवेश किया तो आपको कितना मिल जाएगा, 500 मिल जाएगा। तो ये जो 5 गुना है उसकी बात हो रही है। निवेश की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो आपको ओवरऑल चीज़ें ज़्यादा मिलने होंगी, लेकिन वो जो प्रपोर्शन है, वो गुणक है, वो कितना, उसमें निवेश का कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा उत्तर, उत्तर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी। आई बात समझ में, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है, पूर्ण रोजगार के आगे की सामूहिक मांग तथा पूर्ण रोजगार वाली सामूहिक मांग के अंतर को व्यक्त करता है। अच्छा, अब क्या हुआ, कोई भी अर्थव्यवस्था है जहां पर सारे लोगों को रोजगार दे दिया गया, ठीक है, हर तरह के संसाधन को रोजगार पूरा पूरा है, ठीक। अच्छा, और उसके भी के आगे की अगर सामूहिक मांग है, यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से भी ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण रोजगार वाली सामूहिक मांग के अंतर को क्या व्यक्त करता है, तो उसको बोल देते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। आपको नहीं बात समझ में आई, देखो समझो, फिर से समझो। हुआ क्या, कोई अर्थव्यवस्था है, किसी अर्थव्यवस्था में सारे लोग एम्प्लॉयड हैं और सारे लोग एम्प्लॉयड होने के बाद मान लीजिए 100 वस्तुओं का निर्माण कर पा रहे हैं, वस्तुओं और सेवाओं का, लेकिन डिमांड 120 की है अर्थव्यवस्था में। तो ये जो 20 की डिमांड है वो सब कुछ तो आपने लगा दिया, 100 ही बना पा रहे हो, तो ये जो 20 की डिमांड है वो बन तो पाएगी नहीं। क्यों, क्योंकि सारे संसाधन तो लगे हुए हैं, बन 100 ही पा रहा है, डिमांड 20 की है। तो जो क्या हो जाएगा, लोग मांग ज्यादा कर रहे हैं, उतनी वस्तुएं नहीं है, तो क्या हो जाता है, महंगाई बढ़ने लग जाती है। और महंगाई को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फीति भी बोलते हैं, ठीक है, स्फीति बोलते हैं, मुद्रा स्फीति होती है। तो इन्फ्लेशनरी गैप यानी कि स्फीतिक अंतराल, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका, स्फीतिक अंतराल। आ रही बात समझ में, क्यों, क्योंकि मांग ज्यादा है, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गई फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। अच्छा, अब क्या हुआ, अवस्थितिक अंतराल, एग्जैक्टली उल्टा। अवस्थितिक अंतराल में क्या हो जाता है कि आपका जो फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता, ठीक है, YF, वो ज़्यादा है, ज़्यादा बन सकता था, लेकिन आपका जो है एग्रीगेट डिमांड ही कम है। अब ये जो गैप आ रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यून मांग। क्यों, क्योंकि मांग कम है यहाँ पर, देखो एग्रीगेट डिमांड यानी कि मांग कम है, तो ये आपका न्यून मांग का की स्थिति होगी कि कुल सारे लोग काम कर रहे होते हैं तो 100 वस्तुएं बना सकते थे और सेवाएं, लेकिन मांग 50 की ही है मान लीजिए, या 60 की है मान लीजिए। तो जो 40 की कम मांग है ना, ये क्या है, न्यून मांग की वजह से ही क्या हो रहा है, कम लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो न्यून मांग को बोल देते हैं हम लोग क्या, अवस्थितिक अंतराल। आगे बात समझ में है, ये दोनों ही चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंटर रिलेटेड है, और एक साथ हम लोगों ने इसको डाल दिया जिससे कि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए। अगले प्रश्न में, कीन्स ने अर्थव्यवस्था में अतिरेक मांग की दशा को किस नाम से पुकारा है। अतिरेक को समझते हैं, ज्यादा मांग हो रही है, सारे लोग एम्प्लॉयड है, यानी कि जो आपसे बात कर रखी थी कहां पर, यहां पर, पूर्ण रोजगार के आगे की सामूहिक मांग, इसी को अतिरेक मांग बोला जाता है। किसको, इसी को। तो अतिरेक मांग जब हो जाता है तो क्या हो जाता है, पूर्ण रोजगार संतुलन। नहीं भाई, पूर्ण रोजगार से भी तो आगे की बात है। अपूर्ण रोजगार संतुलन नहीं भाई, सबको रोजगार तो मिला ही हुआ है, उसके बाद भी मांग पूरी नहीं हो पा रहा है। ए और बी दोनों, ये भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं, ठीक। अच्छा, फिर हम लोग चलते हैं आगे, कहां पर, अगले प्रश्न पे, न्यून मांग को ठीक करने के निम्नलिखित में से कौन कौन से उपाय हैं। न्यून मांग का मतलब क्या होता है कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम है, क्या है, एग्रीगेट डिमांड है कम है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड होती क्या है, C+I+G, ठीक है, प्लस X - M। अब मान लो बाह्य क्षेत्र नहीं भी है तो X - M आपने उड़ा दिया। अब ये है मान लीजिए अभी तक, ठीक है,
आप ये समझ लीजिए। वहाँ से हम लोग जीडीपी का कैलकुलेशन भी क्या करते थे, लेकिन बाह्य क्षेत्र है ही नहीं, तो कुल मिलाकर के जो भी मांग आ रही है वो इन 3 क्षेत्रों से आ रही है, हाउस होल्ड से, ये फर्मों से, और ये आपकी सरकार से। तो क्या कर सकते हो, इसको बढ़ा दो यार, या आई को बढ़ा दो, या सी को बढ़ा दो, या तीनों को बढ़ा दो, कुछ भी करके बढ़ा दो। तो चाहे सी बढ़ा यानी कि कंजम्पशन यानी कि उपभोग बढ़ाया, या फिर आई यानी कि निवेश बढ़ाया, या फिर सरकारी व्यय बढ़ा दिया, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये सारे ही उपाय हैं। तो सरकार अपना व्यय कैसे बढ़ा सकती है, 2 तरह की नीतियां हैं, राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति। तो राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति ये दोनों ही उपाय हैं, तो ए और बी दोनों हो जाएगा इसका उत्तर। इसमें इतनी घबराने की कौन सी बात है ना। तो उत्तर हमारा सी आ गया। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है, और जिनको कोई डाउट है किसी भी तरह के कन्फ्यूजन में, कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप यहाँ पे आकर के देख सकते हो। हम लोग इसी सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, 2 और वीडियोस निकालेंगे, आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट रहेंगे, ना सिर्फ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, बाकी भी आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। उम्मीद है आप सारे लोगों को इससे बेनिफिट मिला होगा, फायदा हुआ होगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। बाकी ध्यान रखिए, घर पर रहिए, क्योंकि इस टाइम पर काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ें चल रही हैं, और सारे लोगों के साथ कोई ना कोई ऐसा जुड़ा हुआ व्यक्ति है जिसके साथ किसी ना किसी तरह की समस्याएं आ रही हैं कोविड-19 की वजह से, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। बाकी हम लोग मिलते हैं आगे। ऑल द बेस्ट।